नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आप हमारा रोज कार्यक्रम सुबह सवेरे देखते हैं और हम एक हस्ती से रोज आपसे रूबरू कराते हैं। उनकी दिनचर्या को जानते हैं, उनके जीवन के भविष्य को जानते हैं और क्या लक्ष्य है इस संबंध में पता लगाते हैं। यह बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है जो लगातार देखा जा रहा है और हस्तियों से रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जो कांग्रेस से जुड़े हैं लेकिन फिलहाल किसान नेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कई चुनाव लड़े और लोगों की बीच बेहद लोकप्रिय हैं और आज उनसे कई करारे सवाल होंगे और पूछेंगे उनसे अनेक जवाब। तो हमारे बीच है किसान नेता राजकुमार अहिर। हम उनके घर के सामने गार्डन है जो बहुत अच्छा है, राजस्व कॉलोनी का ही क्या गार्डन है, और इसके साथ ही नीमच का नंबर 1 गार्डन है जो आज इन्हीं के निवास के पर हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। राजू भाई, सुबह कितनी बजे उठ जाते हैं आप? मेरी दिनचर्या रोजाना की तो लगभग कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरी मॉर्निंग में शुरुआत होती है। जी जी। इसके बाद बगीचे में घूमना हाँ। और मंदिर है पास में कालका माता का, वहाँ जाके सेवा करना जी जी। और मंदिर में पूजा पाठ। नित्य जो अपने कर्म जी जी। करीबन मुझे 9 करीबन मैं इन सब चीज़ों से फुर्सत में हो जाता हूँ। पूजा पाठ, बगीचे में घूमना और कुछ पौधों को पानी पिलाना, ये मेरी दिनचर्या है। दिनचर्या। उसके बाद फिर पब्लिक से मिलने का समय कितना निकलते हैं? मैं करीबन अपने ऑफिस पे 11 बजे पहुँचता हूँ हम्म। और जो भी क्षेत्र से आते हैं मैं उनसे ये निश्चित रूप से कहता हूँ, बहुत दूर-दूर हमारा क्षेत्र जो जावद है, हम्म। वो बहुत दूर है, यहाँ से 120 किलोमीटर तक भी पड़ता है। हम्म। उनसे तो बोल यहाँ से डेली जावत जाते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं उनको ये बोलता हूँ हम्म। कि आप आने के पहले मुझे फ़ोन कर लें। हम्म। कारण हो सकता है मैं कहीं बाहर हूँ या कहीं आप और मैं गाँव निकल जाऊँ, तो मैं करीबन उनको ये बात कहता हूँ कि 11 बजे करीबन वो ऑफिस पे आ जाएँ, 1 दिन पहले फ़ोन लगा लें, सुबह निकल लें, क्योंकि वो लोग दूर से जब आते हैं तो बस का किराया या मोटरसाइकिलों से आते हैं तो 200-300 रुपए खर्च मामूली बात है। अच्छा। और मैं 11 बजे के आस-पास ऑफिस नहीं पहुँचता तो हूँ। आप विधानसभा क्षेत्र में पर डे जाना होता है? ये लगभग मान के चलें हफ्ते में मैं 5 दिन विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ, अच्छा। जहाँ मुझे बुलाते हैं या मैं स्वयं भी जाता हूँ हाँ हाँ। और उनके बीच में जाके उनसे चर्चा करता हूँ। हाँ हाँ। उनकी छोटी-मोटी जो समस्या है वो तुरंत फ़ोन पे अधिकारियों से करता हूँ और अधिकारी लोग उस समस्याओं को पूरा कोऑपरेट करके उस समस्या को निपटाते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज में, मैं सबसे पहले एनएसयूआई में आया, उसके बाद मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बना और उसके बाद हमने कई छात्र संघ के इलेक्शन कराए, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट व्यस्त रहे। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे सुरेश पचौरी जी यूथ कांग्रेस में लाए, मुकेश नायक जी के समय में आया, फिर पचौरी जी ने मुझे, तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से फिर मैं मंदसौर जिले का, नीमच मंदसौर जिले का एक जॉइंट जब जिला था तो यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना। अच्छा, यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी रहे। मैं मंदसौर जिले में मैंने बहुत पदयात्राएं करी और मैंने सन 98 में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के 98 में मैंने सीतामऊ से टिकट मांगा था। अच्छा, उस समय विधानसभा का? मैं उस क्षेत्र में खूब पदयात्राएं करी मैंने, कम से कम सीतामऊ विधानसभा की आधे से ज्यादा गांव मैंने पदयात्राएं करी थी। और मेरा पैनल में नाम भी था, हम 4 लोग थे उस समय। कब की बात होगी? ये 98 के फर्स्ट टाइम। अच्छा। तब हम 4 लोग थे पैनल में, ओम सिंह जी भाटी, भारत सिंह जी दीपक जावरा वाले जो गृह मंत्री रहे पूर्व, और शंकर लाल जी आंजना। तो 2 लोग उसमें कटने के बाद भारत सिंह जी जावरा वाले आदरणीय गृह मंत्री जो रहे पूर्व, और मेरे बीच में था। और वहाँ थोड़ा-सा राजपूत समाज की संख्या ज़्यादा होने के कारण पार्टी ने ये निर्णय लिया और उनको टिकट दिया 98 में। उसके बाद मैं लगातार कोशिश करता रहा, 2003 में भी मैंने कोशिश करी। 2008 में कांग्रेस के वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, उन्होंने मेरी सक्रियता को देख के और मुझे 2008 में पहला टिकट जावद विधानसभा से दिया। 2008 के 2003? 2008। 2008 में। जी, जी। अच्छा, ये लगातार आपने कांग्रेस में, इससे पहले पार्षद का चुनाव भी लड़ा? शुरुआती पार्षद का चुनाव जब लड़ा था तो पार्टी के चुनाव चिन्ह नहीं थे। अच्छा, निर्दलीय था वो, मतलब फ्री फॉर ऑल? फ्री फॉर ऑल था। उस समय ज़्यादा विवाद हो गया था। तो कांग्रेस ने जिसको अधिकृत किया था उसको तो 50-60 वोट मिले थे। मुझे 257 वोट मिले थे, 908 का था। अच्छा, और वहाँ बीजेपी कुछ वोटों से, पहला चुनाव था। अच्छा, अच्छा। और फिर संगठन में और किन-किन पदों पर रहे?
मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश में रहा, महामंत्री यूथ कांग्रेस का, जिला अध्यक्ष रहा, मैं एनएसयूआई में रहा, मैं कांग्रेस में जिला प्रतिनिधि रहा, प्रदेश प्रतिनिधि रहा, लगातार मैं संगठन में अनेक पदों पे रहा। ये कांग्रेस ने मुझे पूरा सहयोग किया है। अच्छा, नीमच आपका गृह क्षेत्र रहा है, नीमच से राजनीति की, तो चुनाव लड़ने के लिए सीतामऊ जावदी का चुनाव? मैं सबसे पहले जब जिला युथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मेरे लिए पूरा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, उसमें सीतामऊ भी आता है, मल्हारगढ़ भी आता है, उस समय रोड भी आता है, भानपुरा, नीमच। तो संसदीय क्षेत्र में किसी भी जगह से चुनाव लड़ने के लिए निश्चित रूप से कोई ऐसा तय नहीं है कि कई बार हमारे नेता बाहर से जाके दूसरे स्थान पे लड़ते हैं, लेकिन मैं तो उसी संसदीय क्षेत्र का था। और 98 में ये था कि उसके पहले भी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण पाटिल जी को टिकट मिला था। एक यूथ कांग्रेस कोटे से टिकट मिलता है और उसके बाद शायद विजेंद्र सिंह बन्ना को टिकट यूथ कांग्रेस के कोटे से ही मिला था। अच्छा, तो ये आपने 2008 में पहला चुनाव जावद से लड़ा, उस समय वहाँ के प्रबल दावेदार थे घनश्याम पाटीदार, प्रदेश में मंत्री रहे, उनका टिकट काटकर आपको दिया गया था। तो एक विवाद चला था कि ना घनश्याम पाटीदार की गाड़ी पे पत्थर फेंके गए थे आपके लोगों द्वारा, और वो एक आपकी हार का बड़ा कारण बना। देखिए, निश्चित रूप से जो विधायक या मंत्री रहते हैं उनकी अपनी एक टीम भी रहती है, कांग्रेस के अलावा व्यक्तिगत टीम भी रहती है। मेरा कोई झगड़ा नहीं था, मेरा कोई विवाद नहीं था। वहाँ के जावद के एक स्थानीय युवा नेता था, उनका विवाद था। जब ये विवाद हुआ तब हम लोग कलेक्टर में थे और ये विवाद हुआ था जिला पंचायत में। उस समय एक प्रोपोगंडा बनाया कि राजकुमार ने पत्थर फेंके। मैं तो उस स्थान पे ही नहीं था। मैं, रघुराज चौरड़िया और नंदकिशोर पटेल, हम तीनों यहाँ कलेक्टर कार्यालय में थे और मैं वहाँ पहुंचा और बचाने, तो उल्टा आरोप लगाया। मतलब मैं तो वहाँ बचाने गया था। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो मेरा सोचना, कोई भी व्यक्ति वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। तो कुछ कार्यकर्ताओं जिनका उनके खिलाफ व्यक्तिगत आक्रोश था, जावद के लोगों का, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि उसके बाद एक मीटिंग और थोड़े दिन बाद वहाँ पे कांग्रेस की रखी, तो उन्हीं व्यक्तियों ने फिर वो मीटिंग बिगाड़ी थी। तो उनका आक्रोश जो था वो माननीय के विरोध में था। हो सकता है माननीय ने उनके को काम किए या नहीं किए होंगे, होती है नाराजगी विराजगी, तो उनसे विधायक से, मंत्री जी से नाराजगी रही। 2008 में आमने सामने की फाइट थी कि ट्रिंगल थी? 2008 के अंदर अपना भेरूलाल जी किलोरिया लड़े थे, धाकड़ समाज बहुल है और धाकड़ समाज वहाँ जावद क्षेत्र में कांग्रेस बहुल है, उनकी रिश्तेदारी भी अधिक थी। तो कांग्रेस का वोट डाइवर्ट हुआ उधर, बीजेपी का वोट तो बीजेपी को मिला, लेकिन कांग्रेस का वोट डाइवर्ट हुआ, इसलिए तो वो बड़ा हार का कारण, वो हार का कारण बना। फिर जो मुझे सहयोग मिलना था वो पूरा नहीं मिल पाया। जो मतलब घनश्याम पाटीदार ने नुकसान पहुंचाया था कि नहीं? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उनकी एक टीम होती है। मैं सबसे मिला, उनके घर भी मैं 2 बार गया। सबने कहा कि आप उनसे घर मिलो, मैं घर जाके भी मिला और सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेरा सहयोग भी किया। लेकिन जब आदरणीय कमलनाथ जी उस सभा में आने वाले थे, सिंगोली में मुझे लोग देखने आते थे। मैं क्यों, जावद से मेरा इतना नाता रहा नहीं था, और जब मुझे पहला टिकट दिया तो लोग मुझे देखने भी आते थे, मिलने भी आते थे, मुझसे चर्चा करने। तो कमलनाथ जी का एक प्रोग्राम बना था वहाँ आम सभा का। उस रोज मुझे 6 बजे सुबह दिल्ली से कमलनाथ जी के ऑफिस से फोन आया कि मौसम खराब है, वो आ नहीं पाएंगे। वो सभा नहीं होना भी एक बड़ा माइनस पॉइंट रहा, क्योंकि कमल को किसी बड़े नेता की सभा हुई नहीं थी, वो कमलनाथ जी की सभा होना बहुत जरूरी था। मैं यही बता रहा हूँ कि मैं नया था, मैं वहाँ के वरिष्ठों को भी नहीं जानता था। स्थानीय लोग जरूर, यहाँ के नेता लोग वहाँ जाके सभा में गए, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी मौसम खराब होने के कारण नहीं आ पाए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को लगा। तो कार्यकर्ताओं का जो सहयोग उस समय मिलना था वो भरपूर नहीं मिल पाया। 2013 में टिकट को काट दिया, लेकिन आपकी लगातार हारने के बाद भी सक्रियता थी। कहा जाता था कि राजकुमार अहीर चुनाव जीत, कोई भी जीता हो, लेकिन वहां का लोकल एमएलए राजकुमार अहीर है और वो कंटिन्यू हारने के बाद भी दौरा कर रहे थे, फिर टिकट को कट गया था। देखो, मैंने 2008 का इलेक्शन हारने के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को ये महसूस हुआ। मैं चुनाव हारने के बाद आदरणीय पचौरी जी को मैंने बताया कि मैं सब एक धन्यवाद यात्रा निकाल रहा हूँ चुनाव हारने के बाद। तो उन्होंने इस यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश के जो विधायक बने या जो विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी थे, उन सबको एक आदेश निकाला था। मैं लगातार घूमता रहा, लोगों को एहसास हुआ और 13 में एक ऐसा वातावरण बनाया, जैसा आपने कहा कि वहाँ मैं लगातार घूमता रहा।
और उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय मीनाक्षी जी लोकसभा का चुनाव 2009 में लड़ी। वो करीबन 25-30 हजार वोटों से लगभग जो जीती हैं। आपके क्षेत्र से? टोटल लोकसभा क्षेत्र से 25 से 30 हजार के आसपास, लगभग 30 के आसपास जीती। उसमें 8,900 वोट की सबसे ज्यादा लीड जावद विधानसभा से मिली थी और बाकी 20,000 की जो है लीड वो पूरे 7 विधानसभा क्षेत्रों में से थी। तो लोगों ने जो रिस्पांस और सम्मान दिया तो मेरा हौसला और बढ़ता गया। मेरी ऊर्जा को, मेरे कार्यकर्ता ही मेरी ऊर्जा है। मैं लगातार काम करता रहा, लोगों के बीच में जाता रहा। 13 में कहीं ना कहीं पार्टी से कोई चूक हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए कार्यकर्ता रोने लग गए, बिलखने लग गए। 8 में यह ऐसा हुआ कि नहीं, सिंधिया खेमे से रघुराज सिंह चौड़िया को टिकट दिया गया। आपका टिकट काटकर रघुराज सिंह चौड़िया को टिकट देने का मेन कारण क्या था? देखो, ज्योतिराज सिंधिया जी चाहते थे कि रघुराज चौड़िया को नीमच से टिकट मिले उस समय, उस समय जबकि वो 2008 का चुनाव हार चुके थे। 2008 का चुनाव नीमच से हार चुके थे। वो नीमच की, उनका जावद से कोई ऐसा नाता विशेष मुझे नहीं लगता था। 2013 में जब टिकट मांगा तो सिंधिया जी उसको चाहते थे नीमच से फिर से लड़े, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नीमच से नंदकिशोर पटेल का नाम तय कर दिया था। इसलिए सिंधिया जी, अपने लोगों के, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं, उनने लड़ाई लड़ी और कैसे भी करके मुझे भी बुलाया सिंधिया जी ने। बोले देखो राजकुमार, मैं नहीं तो उस समय कमलनाथ ने पल्ला झाड़ लिया था क्या कि 2013 में आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, कमलनाथ जी ने, वरिष्ठ नेता हमारी मीनाक्षी जी थी, उनसे भी चर्चा करी, दोनों से मेरी बात हुई और मीनाक्षी जी ने भी कहा राजू भैया पूरी मदद कर रहे हैं और आप दोनों, कमलनाथ जी और मीनाक्षी जी की टिकट दोनों के बीच में तय हो गई थी। लेकिन सिंधिया जी थोड़ा सा बिल्कुल मजबूती से रघुराज के लिए करते रहे, इसलिए मेरा टिकट कटा। मतलब, और उसके बाद आपने फिर कांग्रेस से बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ा वहां। मैंने कहा ना कि मैं कार्यकर्ता की भावना और जनता की भावना के अनुरूप काम करता हूँ। वो जैसा कहते हैं, कार्यकर्ता, जब मेरा टिकट मिला तो सड़कों पे कार्यकर्ता रोने लग गए, बिलखने लग गए, कई दिन तक रोटियां नहीं खा रहे थे। जो हालात 8 में मेरे बी फॉर्म पे आपत्ति लगी थी, एक वो कारण भी 8 में हारने का रहा कि बी फॉर्म पे आपत्ति लगाई थी, उसके कारण 3 या 4 दिन खराब हुए। वो भी सबसे बड़ा हार का कारण तो वो था। जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं भैया हमको चुनाव लड़ना है, तो मैं 2013 में लेकिन आपने आपकी शक्ति का एहसास भी कराया और उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, करीब 45,000 वोट आप लाए। मैंने 2013 का जो चुनाव लड़ा वो कार्यकर्ता, आम जनता की भावनाओं के कारण लगा और ये पार्टी को एक एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई है, गलत निर्णय हुआ है। वो जनता ने या आम कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत का एहसास 2013 में करा दिया था। फिर 2018 में फिर अधिकृत हुए, लेकिन समंदर पटेल फिर आपके लिए फांस बन गए। 2018 का चुनाव मेरे कार्यकर्ता माने नहीं तो एक ही बार दिल्ली गए, लेकिन कांग्रेस के जितने नेता, आदरणीय अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, सबने ये तय कर लिया था कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार 45,000 वोट लेके आए निर्दलीय के रूप में, वो सबसे हमारा क्षेत्र का नेता रहेगा और 2018 में मुझे टिकट दिया। फिर ये समंदर पटेल का कांटा कहाँ से आ गया? ये देखो, ऐसा है, कुछ लगता है कि धाकड़ समाज बहुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। धाकड़ समाज बीजेपी में भी है तो कांग्रेस में भी है, और कोई भी समाज, हमारे यहाँ समाज नहीं चलता है। हमारे यहाँ सभी समाज के लोग, आदिवासी, एससी हैं, आपका बैकवर्ड के हैं, जैन समाज के, अगर सभी समाज के लोग हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, जहाँ तक मेरा सोचना है, कभी समाजवाद नहीं चलता है कि एक जाति के लोग को टिकट मिल गया। घनश्याम पाटीदार जी चुनाव लड़े तो केवल 7-8 हजार पाटीदार समाज के वोट हैं, लेकिन वो एक बार विधायक, 2 बार विधायक और मंत्री बने। तो कुछ गलत फहमियां हुई थी नेताओं ने कि धाकड़ समाज बहुल है इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। तो ये उम्मीद की थी जब आपने 2008 में आप लड़े तब त्रिकोणीय मुकाबला था, 2013 में लड़े तब त्रिकोणीय मुकाबला था, और 2018 में लड़े तब फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, और हर बार कोई ना कोई कांटा आपकी राह में आता रहा, आपकी जीत रोकता रहा। देखो, मेरा ऐसा कहना है कि 2013 में जब मैं निर्दलीय लड़ा 18 में, तो मैं समुंदर पटेल जो अभी इस बार प्रत्याशी थे कांग्रेस, उनके पास गया भी था, उनके परिवार वालों से चर्चा भी की थी। मैंने ये चुनाव मुझे लड़ने दो, अगला चुनाव आप लड़ लेना, लेकिन वो नहीं माने। और कुछ होते हैं, कुछ विघ्न संतोषी होते हैं जो, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि
धाकड़ समाज है और अपने पास इतना खर्चा करेंगे, ये करेंगे नहीं कार्यकर्ता। तो ये समंदर पटेल का क्या कोई जावत से कोई रिश्ता है क्या? गृह क्षेत्र है यहाँ का कि केवल समाज के हिसाब से आए? इनका कोई यहाँ रिश्ता नहीं है, लेकिन ये केवल समाज के हिसाब से आए और इनको गलत जानकारियां दी गई थी कि धाकड़ समाज के 60-70 हजार वोट हैं। वो मुझे लगता है उस समय भी 35,000 वोट से ज्यादा नहीं थे, और वो भी 60-40 करीबन रहता है, 60 कांग्रेस 40 भाजपा। तो ये गलतफहमी के कारण चुनाव लड़े थे उस समय, और उसके बाद क्षेत्र छोड़ के चले गए थे। फिर आगे वो तो अब ये पार्टी का निर्णय है। हाँ। भाई जो व्यक्ति पार्टी के खिलाफ लड़ा और फिर बीजेपी से 1 महीने पहले आया, उसको टिकट दिया है, तो ये पार्टी का निर्णय है। तो आप भी लड़े थे, आपको भी टिकट दिया था। देखो, मुझे जब टिकट मिला तो निर्दलीय के रूप में 45 हजार वोट मिले थे। समंदर पटेल भी 30,000 वोट लाया था करीब। 30,000, अब जैसे अपन मान रहे हैं कि वो सामाजिक बात के कर रहे हैं कि 60-70 हजार वोट समाज के हैं, तो समाज के मुझे नहीं लगता 10-15 हजार वोट मिले हों, बाकी तो कार्यकर्ताओं के मिलते हैं, तो निजी संबंध के कारण तो वो 30,000 वोट मिले। लेकिन मेरे इसमें जो था वो एक समाज के वोट नहीं थे, मेरे इसमें सभी समाज के वोट थे। ये काफी अंतर रहा। तो इस कारण से ये जब चुनाव लड़ा तो मैं इसके पास गया भी था, लेकिन इस बार इसने मेरे से कोई बात भी नहीं कही कि, लेकिन इस बार भी आपने 2023 के चुनाव में भी अपने फुल दावेदारी की थी, टिकट क्यों कट गया? देखो, ये मैंने कहा ना, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी को जो लगता है कि ये एक उम्मीदवार अच्छा है तो उसको टिकट दिया, तो उसको 2023 में टिकट दिया, तो सबने सम्मान किया। जो कार्यकर्ता नाराज थे वो भी धीरे धीरे काम करने लग गए, तभी जाके इतने। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि इस बार भाजपा के 2 उम्मीदवार हैं। मैं जब जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के हम ट्रायंगल फाइट में लड़े, चाहे कांग्रेस का मैं लड़ा या कोई भी लड़ा। लेकिन इस बार भाजपा का एक प्रबल दावेदार था पूर्ण हीर, जो सकलेचा जी के सामने भी लड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी का आदेश भी नहीं माना, तो वो भाजपा के 2 होते हुए भी मात्र कांग्रेस को उम्मीदवार को जीतना चाहिए था, वो अपनी जीत निश्चित नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को, जिससे हम कहें इंदौर से आके या भोपाल से आके उज्जैन से कोई लड़ता है तो बड़ी दिक्कत रहती है। नहीं, ये भी सही है। दूसरी चीज ये है कि 2023 के चुनाव में कमलनाथ को एक टिकट देना था, उमराव सिंह गुर्जर को नीमच से टिकट दिया, इसलिए राजकुमार हिर का जावत से टिकट काट दिया। ऐसा नहीं है, 2023 में मेरे को भी टिकट मिला था और उमराव सिंह गुर्जर को भी मिला था। वो मनासा से लड़े थे, मैं जावत से लड़ा था। मुझे पिछले टाइम कहा जा रहा था कि आप नीमच से लड़ लो, मैंने मना कर दिया था कि मेरा जो है कर्म क्षेत्र जावद है और मैं जावद से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे आप जावद को कर्म क्षेत्र मानते हैं, लेकिन जावद के जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं वो आपको भारी बताते हैं। देखो, मैंने कहा ना, जैसे कि जावद और नीमच में मात्र 13 किलोमीटर का अंतर है, और मैं नीमच में जितना रहता हूँ उससे ज्यादा समय मैं जावद में देता हूँ। तो केवल वहाँ वोटर लिस्ट में नाम डालने से ही वहाँ स्थानीय नहीं हो जाता है। आपका दिनचर्या उस क्षेत्र में है, आपका कार्यक्रम उस क्षेत्र में है, आप रोजाना वहाँ लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो स्थानीय हो जाता है। ना कि मतदाता, एक दिल्ली का व्यक्ति आके यहाँ मतदाता में नाम लिख ले सूची में, तो वो क्या स्थानीय हो जाता है? तो मेरा कहना है, आदमी जब अपने क्षेत्र में लगातार जिस क्षेत्र में जाता है, हर फंक्शन में, कार्यक्रमों में, तो वो उसका स्थानीय क्षेत्र हो जाता है। जावद में एक और नेता है सत्यनारायण पाटीदार, उनसे आपकी पटरी कभी नहीं बैठ पाई। वो भी विधानसभा के दावेदार हैं। आपके और उनके बीच में हमेशा तनातनी चलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, तो ऐसा कुछ नहीं। इस बार लगातार हम साथ भी थे टिकट के समय में, ऐसा नहीं। और मैंने खुले मंच पे कहा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के सामने कि जिसको भी टिकट मिलेगा काम करेंगे। सत्यनारायण, उस समय 2 ही दावेदार थे, जो तीसरा दावेदार आया है वो बाद में आया था। उस समय दिग्विजय सिंह जी के सामने 2 उम्मीदवार थे, राजकुमार अहीर और सत्यनारायण पाटीदार, जो लोगों ने दावेदारी करी दिग्विजय सिंह जी के सामने मजबूती से। और तो कई दावेदार रहते हैं, तो ये तय किया था, कसम भी खाई थी उसने कि सांवरिया सेठ की कि किसी को भी टिकट मिले, राजू भाई को मिलेगा तो मैं पूरी मदद करूंगा। हमने भी कहा था कि अगर सत्तू पाटीदार को टिकट देती है पार्टी तो मैं मदद करूंगा। सांवरा सेठ की कसम तो आपने भी खाई थी? मैंने सांवरिया सेठ की कसम उसने खाई थी। आपने किसी कसम खाई थी? नहीं, मैंने तो कहा मैं काम करूंगा पार्टी का, ईमानदारी से काम करूंगा पार्टी। तो फिर आप पर मतलब कमलनाथ जी जब नीमच आए तो आपके घर भी आए, और उसके बाद ये मैसेज चला था कि सीएम राजकुमार अहीर है। मतलब भले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन भोपाल में चलेगी राजकुमार अहीर की। लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ा आरोप आप पे गद्दारी का लगा। कहा गया कि आपने ना समंदर पटेल को हराया। मैंने किसी भी
कांग्रेस के खिलाफ कभी काम नहीं किया। दूसरी बात, अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। अ, जो उम्मीदवार थे वो भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप में सत्यता कहीं से कहीं तक नहीं थी। एक ऑडियो वायरल हो रहा था, वो किसी गांव का था, उसमें आप कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि सकलेचा से इतना पैसा ले लो अपने वार्ड के विकास के लिए और उसको वोट कर दो। मैंने ये नहीं कहा था, उसको डबिंग की गई है। मैंने ये कहा था, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया था, बंजारा समाज के लोग थे, उनका फ़ोन आया था, बोले भैया वो सकलेचा जी आते हैं, वो कहते हैं हमारा सामुदायिक भवन बना देंगे, हम वोट दो। समुंदर पटेल आता है, वो भी कहता है कि हमको वोट दो, हम सामुदायिक भवन बना देंगे। मैंने आप कांग्रेस की मदद करो। वो बोले कि समुंदर पटेल भी आए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जीतने के बाद मैं आपको बनाऊंगा। मैंने कहा आप उनसे चर्चा कर लो और विश्वास हासिल कर लो। आपको पूरा भरोसा होता है निश्चित रूप से, और आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस के जो लोग कहते हैं वो मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि झूठा वादा करेंगे। तो ये बात मैंने उनको कही थी, कहीं ना कहीं जिससे आजकल आप देखते हैं एडिटिंग और डबिंग मामूली बात है। तो एक और आरोप 50 लाख का भी लगा था। उस समय एक चर्चा चली थी कि चुनाव के समय समंदर पटेल ने 50 लाख रुपए दिए, इसलिए आप शांत बैठे, उसके बावजूद भी खिलाफ काम किया। क्या ये सच है? देखो ऐसा है, ये तो आपको ध्यान नहीं, वो 50 लाख की नहीं, कोई 1 करोड़ की बता रहा था, शायद आपको जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा कार्यकर्ता मुझे समझता है। मैंने धाकड़ समाज के एक बड़े गांव में, जहां करीब 3-4 लोग इकट्ठे हुए थे, मैंने एक बात कही थी। चलो वो आरोप लगा रहा, मान लो उसका आरोप सही हो सकता है उसके कहने के अनुसार। मैंने कहा था सब समाज के बीच में कि वो अपने मंदिर पे खड़ा होकर बच्चे पे हाथ रख के कसम खा जाए कि राजकुमार ने 1 रुपया लिया। उस रोज से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। समंदर पटेल को था कि धाकड़ समाज के किसी भी मंदिर पे खड़ा होके कसम कर ले। हाँ, मंदिर पे अपने बच्चे के सामने और मुझे आंख मिला के कह दे कि राजकुमार ने 1 रुपया लिया है, उस रोज मैं राजनीति छोड़। कांग्रेस से क्यों निकाल दिया गया? मैंने कहा ना, ये जो डबिंग अबिंग की गई और प्रतिद्वंदता होती है कांग्रेस में, ये रहता है कि ये टिकट नेता हार जाएगा तो मेरा नंबर लगेगा। ये आज नहीं, बरसों से कुछ लोग होते हैं, वो सभी पार्टियों में होते हैं। ये जब ऑडियो वायरल हुआ था तो कमलनाथ जी नाराज हुए होंगे? नहीं, कमलनाथ जी से मेरी पिछले टाइम भी, अभी 3 दिन पहले भी दिल्ली में मुलाकात हुई। इसके पहले मेरी भोपाल में मुझे बुलाया गया, मैं भोपाल भी गया, अपने लोगों को बुलाया। देखो मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि मेरे नेता ने कहा, पार्टी का आदेश था कि राजकुमार चुनाव नहीं, और हम 3 लोगों को रोका था मात्र, कमलनाथ जी जो उनके नजदीक भी रहे, एक अ, सा स स अपने धार के हैं कुलदीप बुंदेला, और एक और वहाँ के जिला अध्यक्ष थे सीहोर के बलवीर तोमर, और मेरे को 3 जनों को रोका था। कहा था कि पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार अपनी बनेगी तो आपको उचित सम्मान देंगे। और मेरा ये अभी की बात है? ये अभी जब आए थे घर पे। कांग्रेस में वापसी के रास्ते खुल रहे हैं? मैं देखो, मेरे अंदर कांग्रेस है। मैं अभी तक केवल एक बार कमलनाथ जी से मिला हूँ, और किसी नेता से अभी तक मैं 1 साल में मिला भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने को पार्टी ने अभी फिर धार लोकसभा में भेजा था, वहाँ का मैं धर्मपुरी विधानसभा का प्रभारी रहा। कांग्रेस से बाहर होने के बाद भी? और उसके बाद मेरे को दिलीप गुर्जर जी से मेरी चर्चा हुई। मैंने दिलीप गुर्जर का काम किया, कार्यकर्ता सम्मेलन मैंने दड़ोली में रखा था। तो मैं अपने आप को पार्टी के अंदर ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पार्टी में मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कांग्रेस है और मैं पार्टी का काम करता हूँ। मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद है, उनसे भी आपके संबंध कभी बनते कभी बिगड़ते रहे, और कहीं ना कहीं वो भी आपकी राह में कांटा होती थी? ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ, मैंने कहा ना, कुछ गलत जानकारियां हो जाती है, और राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन मेरे मीनाक्षी जी से पहले भी संबंध अच्छे थे, आज भी अच्छे संबंध है। कहीं ना कहीं विवाद तो होता रहता आपके बीच में? नहीं, मेरे कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो विवाद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा कभी मीनाक्षी जी से कहीं ना कहीं हो सकता कि उनमें मेरे विश्वास के प्रति मेरे में कोई कमी रही हो, जो वो मुझ पर इतना विश्वास नहीं कर पाई हो। लेकिन अच्छा, ये राजकुमार अहीर को दलित आदिवासी ओबीसी का नेता माना जाता है, लेकिन जावर में जो सामान्य वर्ग है वो राजकुमार अहीर पर विश्वास नहीं कर रहा है। देखो ऐसा है, मैं तो सभी लोगों के लिए काम करता हूँ। ईश्वर ने भी कहा जो गरीब है दरिद्र है उसकी सेवा करो। तो मैं भाई, देखो ऐसा होता है कि जो सक्षम व्यक्ति है उसकी बात तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन जो गरीब है, आदिवासी है, उनकी मैं जो जीनाइन लड़ाई है वो लड़ता हूँ। किसान हो उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। अब हमारे क्षेत्र में गरीबों की कोई जमीन जबरदस्ती छीनता कोई व्यक्ति है तो उसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। किसानों पे कोई गलत वो लगाते हैं कि उनसे वसूली करते हैं तो उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। तो मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि लेकिन मुझे अभी सिंगोली में पूरे व्यापारी संघ का चुनाव अच्छा सहयोग मिला, जो सामान्य वर्ग के जैन समाज के
बड़े बड़े परिवार हैं, उनका मुझे संग मिला। कुछ लोग आप पे कहते हैं कि राजकुमार अहीर गुंडा प्रवृत्ति के, उन पे केस दर्ज है, इस तरह की भी छवि बना के चलते हैं, तो ये गुंडा प्रवृत्ति का आरोप क्यों लग रहा है? मैंने कहा ना, राजनीति में आरोप तो आप जानते हो किस तरीके लगाए जाते हैं। मैंने आज तक कॉलेज में तो थोड़ी बहुत की होगी आपने। स्टूडेंट लाइफ रहती है, दादागिरी तो नहीं करी, लेकिन हाँ अपने वर्चस्व की लड़ाई तो लड़ना पड़ती है। जो नेता अपने वर्चस्व की या कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़े तो वो नेता नहीं होता है। तो मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी सब काम के लिए, वहां भी मैं विद्यार्थियों के लिए लड़ता था। हॉस्टल में जगह हो, बस स्टैंड बसों में कंसेशन हो, उनको घासलेट मिले, उनको राशन कार्ड मिले, ये सब लड़ाई में लड़ता था। राजकुमार अहीर का विवाद सभी नेताओं से रहता ही रहता है, लेकिन नीमच के एक समाज सेवी है और व्यवसायी है, अशोक गंगानगर से भी है, वो कहते हैं कि इसका नुकसान राजकुमार अहीर को हर बार उठाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो किसी का नुकसान होता है, सब राजनीति भाग्य की बात होती है। मैंने कहा कि मैं ट्रिंगल फाइट में हारा हूँ। जिस रोज मैं डायरेक्ट फाइट में चुनाव हार जाता या हारूंगा, उस रोज मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, फिर केवल सेवा ही करूंगा, ना राजनीति में कोई पद लूंगा। ट्रिंगल फाइट। बिजनेसमैन है अशोक गंगानगर जी, उनसे आपके क्या विवाद चल रहा है? मेरा कोई विवाद नहीं है, वो तो कॉलेज के समय से चलता रहता है। वो अलग ग्रुप में थे, मैं अलग ग्रुप में था, तो ये सब चीजें चलती रहती है। नहीं तो ये विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ? ऐसा है, देखो विवाद व्यक्तिगत होना चाहिए, परिवार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मेरा जहां तक सोचना है। व्यक्तिगत विवाद है, कोई बात नहीं, कभी हो सकता है उसको मेरे कारण परेशानी हुई या मेरे उसके कारण मुझे, लेकिन परिवार पे नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से परिवार पे जाते हैं वो ठीक नहीं लगता। अशोक गंगानगर जी से मुलाकात हुई आपकी इन दिनों कभी? पिछले टाइम 1-2 बार हुई थी, बाकी तो इतना मुलाकात हो नहीं पाई। बातचीत होती है? नहीं, इन दिनों कोई बातचीत नहीं। चुनाव के समय सभी लोग सहयोग लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ने सबसे सहयोग लिया जाता है। आपने कभी गए सहयोग लेने? जीवन में चारा ने कभी सहयोग, ना आर्थिक रूप से, ना किसी प्रकार का सहयोग लिया, ना मैं जाता हूँ। मैं केवल कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ता हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के दम पे चुनाव। नहीं तो क्या ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी एक फैक्टर है, उनका भी एक नेटवर्क है, नीमच के बड़े बिजनेस व्यवसायी हैं, चुनाव में उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया हो कभी आपको? मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा ना कि मेरे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि वहाँ कोई फैक्टर चलता ही नहीं है। मैंने कहा केवल ट्रेंगल फाइट, 3 अगर मैं जीत रोज, जैसे हमारे नीमच में मनासा में जो लोग लड़े हैं उनकी कितने वोटों से पराजित हुई आपको मालूम है, लेकिन मैं हमेशा 38, जब मैं जावर में फर्स्ट टाइम में 2008 में था तो 3800 वोट से हारा मात्र। अभी 23 में मैं हारा तो वही 3228, 3000 वोट से हारा। तो मैं ट्रेंगल फाइट में हारा, जहां बीजेपी के 2 लड़े, कांग्रेस के वहां मैं हारा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट चुनाव नहीं हारा। जिस रोज ये नीमच मंदसौर और मनासा के जो रिजल्ट आए थे पिछले, अगर ऐसा चुनाव हुआ तो मैं उस रोज राजनीति में कोई पद भी नहीं लूंगा, वैसे ही सेवा करता। कभी कंप्रोमाइज की स्थिति आई तो अशोक गंगानगर सर बैठे आप? मेरे वरिष्ठ नेताओं ने कहा था, एक बार क्या होता है कि जब कोई तकलीफ होती है तो आदमी एक दूसरे के पास जाता है। तो बैठे थे, एक बार वरिष्ठ नेताओं ने कहा, चर्चा की, लेकिन उस चर्चा का कोई परिणाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद, इससे नुकसान तो आपकी छवि को पहुंच ही रहा है और आपके राजनीतिक कैरियर को भी पहुंच रहा है। मेरी छवि को, मैंने कहा ना, मेरी छवि बनाने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे जावद क्षेत्र के लोग हैं। आज तक मुझे 40-42 साल हो गए राजनीति में, मेरे कार्यकर्ता ने कभी मेरे ऊपर, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि राजकुमार ने चारा ने इससे ली, कोई भी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपके बेटों, दोनों बेटों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं, तो इसे आप राजनीतिक वश मानते हैं कि कहीं ना कहीं घटनाक्रम में शामिल रहते हैं? तो इसमें राजनीति में विपक्षी दल भी होता है। ये सब लोगों ने एक टीम बना के मेरे जो बच्चे पे झूठा आरोप लगाया, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उसका क्रियाक्रम, चाल चलन या उसकी सब स्थिति आप सभी पूरा नीमच जानता है। वो एक मतलब आपकी राजनीतिक दुश्मनी का खामियाजा